वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीजेड एजुकेशन टीवी के इस तालीमी सेशन में मैं नूरुल कुरैशी आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये चेंज द वॉइस का हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। एक मुख्तसर से रिकैप के बाद हम शुरू करते हैं। वॉइसेस, जिसे उर्दू में हम अतवार कहते हैं, जिसके दो हिस्से हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तौर मारूफ और तौर मजहूल। इस वीडियो को मुकम्मल एंड होने तक देखिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से SVO की बुनियाद पर हम एक्टिव वॉइस को पहचानते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर नीचे ये जो आपको स्क्रीन पर टेबल दिखाई दे रहा है, ये एक शॉर्टकट्स का तरीका है, जहाँ पर आप वर्ब की शक्लों को देखकर पैसिव बनाते वक्त सही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की शक्लों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दी गई स्क्रीन की मालूमात को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए या दोबारा से पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए। अब आगे आप यहां पर यह मालूमात भी जान लीजिए कि यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मिसाल, आई गो टू मुंबई, या दूसरा ही रन्स 5 किलोमीटर्स एवरी डे, या शी क्राइज कंटिन्यूसली। इन सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाया नहीं जा सकता। अब वो क्यों नहीं बनाया जा सकता, उसकी वजह यह है कि पहली एग्जांपल में गो, या दूसरे में रन, या तीसरे में क्राई, इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। जान लीजिए कि ऐसे वर्ब्स जो SVO पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जबकि जिन ऑब्जेक्ट्स के बाद ऑब्जेक्ट और जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होता, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे गो, रन वगैरह, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर मुंबई या एवरीडे लफ्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा लफ्ज गो या रन इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसलिए इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। अब इस मिसाल को देखिए, शी ऑफर्ड हिम अ बैग ऑफ सीड्स। यहां पर मैंने हेडिंग दिया हूं डबल ऑब्जेक्ट। वजह यह है कि जिस तरह से हम पहले एग्जाम्पल में पहचानते थे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर इस एग्जाम्पल में एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अ बैग ऑफ सीड्स यहां पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसको मैंने DO से एग्जाम्पल से जाहिर किया हूं। और हमारा हिम, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट। इसलिए जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके एक नहीं दो आंसर पॉसिबल है। वक्त को बचाने के लिए मैंने आपके लिए दोनों एग्जांपल्स यहां सॉल्व किया हूं। पहला आंसर होगा अ बैग ऑफ सीड्स वाज ऑफर्ड हिम बाय हर, या अगर हम ही को आगे रखते हैं सब्जेक्ट के तौर पे तो वो बनेगा ही वाज ऑफर्ड अ बैग ऑफ सीड्स बाय हर। यहां टाइपिंग के दौरान मुझसे ऑफर्ड छूट गया था, जिसे मैंने अभी कंप्लीट कर दिया हूं। अब स्टूडेंट्स, आप इस एग्जाम्पल को अपने जाती तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। यहां पर मैंने आपके लिए SVO तलाश करके दिया हूं, यानी इसके भी दो आंसर पॉसिबल है। अगर हम चाहे तो अपील्ड बनाना इसे सब्जेक्ट बनाकर शुरू कर सकते हैं, या फिर हम हिम को ही में कन्वर्ट करके इससे भी आंसर शुरू कर सकते हैं। गेव क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी हमारे आंसर में वॉज या वेयर का इस्तेमाल होगा। यहां पर ये दोबारा बताते चलूं कि वॉज या वेयर का इंतखाब हम हमारे ऑब्जेक्ट की बिना पर करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट वाहिद हो तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर जमा हो तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, अभी हम तक जो मिसालें देख रहे थे वो ज़्यादातर असर्टिव सेंटेंसेस की थी। अब मैं आप लोगों के सामने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कुछ मिसालें रखने वाला हूं, जैसे कि शट द डोर। यहां पे ये जानना जरूरी है कि शट द डोर इंपेरेटिव है। इसकी पहचान ये है कि ये शट यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो सामने वाले से मुखातिब होकर कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का आंसर हम लेट से शुरू करते हैं, यानी इस तरह से, लेट द डोर बी शट। जुमले के शुरू में लेट लगाया गया, ऑब्जेक्ट को हम आगे इसके बाद लेकर आएंगे, और बी शट वर्ब का थर्ड फॉर्म बी के साथ इस्तेमाल किया गया। आप बच्चे इस मिसाल को खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर इस तरह से बनेगा कि लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। आंसर नोट कर लीजिए। पोस्ट का थर्ड फॉर्म बना पोस्टेड, साथ में बी का इस्तेमाल किया गया। तीसरी एग्जांपल, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। यहां पर स्पीक हमारा मेन वर्ब है। इसका आंसर इस तरह से बनेगा, लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। यहां स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन में कन्वर्ट हुआ है। डू नॉट स्टार्व द काउ। यहां हम देख रहे हैं कि डू नॉट का इस्तेमाल करके एक इंपेरेटिव सेंटेंस का शुरुआत हो रही है।
तो यहां पर तरीका इस तरह से होगा, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर प्लीज का इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे ये एग्जांपल, प्लीज डू मी अ फेवर टुनाइट, इसको हल करने का तरीका बड़ा ही आसान है लेकिन मुख्तलिफ है। यहां हम आंसर बनाते वक्त प्लीज को रिमूव कर देंगे और शुरुआत में हमें लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। देख लीजिए आंसर इस तरह से है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर, यानी हमने शुरू में सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू डू टू का इस्तेमाल किया और उसके बाद का सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा। इंपेरेटिव को हल करने का एक तरीका ये भी देख लीजिए, गेट आउट ऑफ माई हाउस। यहां किसी को गुस्से में धमकी देकर कहा जा रहा है कि वो घर से निकल जाए। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर इसके बाद सेंटेंस लिखेंगे गेट आउट ऑफ माई हाउस। देख लीजिए हमने इजाफा किया, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस, बाद में जैसे के वैसे। इसी तरह से क्वेश्चंस को भी हल करने का एक खास तरीका है। यहां है एग्जांपल, डू यू राइट अ लेटर। अगर किसी सेंटेंस में डू डज हो तो हम उसका चेंज कर देंगे इज एम या आर में। यहां पर क्योंकि लेटर वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने इज का इस्तेमाल किया। तो आंसर इस तरह से बनेगा, इज अ लेटर रिटन बाय यू। डू यू राइट स्टोरीज, आप समझ जाएंगे कि यहां पे स्टोरीज जमा में है, इसलिए हम आर से इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे, आर स्टोरीज रिटन बाय यू। दोबारा, आर स्टोरीज रिटन बाय यू। एक्टिव का सेंटेंस है, डज शी मेक कैंडल्स, क्या वो मोमबत्तियां बनाती है। कैंडल्स आप देख रहे हैं जमा में है, प्लूरल है, इसलिए हमारा आंसर सोचिए इज एम या आर किससे शुरू होगा। सही जवाब है आर। पूरा आंसर इस तरह से होगा, आर कैंडल्स मेड बाय हर। लेकिन अगर WH क्वेश्चन हो जो हु से शुरू हो रहा हो, जैसे ये, हु डज नॉट ओबे यू, कौन तुम्हारी फरमाबरदारी नहीं करता, इसका आंसर इस तरह से होगा, हु वाले सेंटेंस में हम बाय हुम का आंसर बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे, बाय हुम आर यू नॉट ओबेड। याद रखिए हमारा यू जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डू डस का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमारा आंसर बनाते वक्त हम दोबारा से इज एम या आर का में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर यू क्योंकि जमा था इसलिए आर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। आप देखेंगे विच का इस्तेमाल है, सेंटेंस में हमें डू भी दिखाई दे रहा है, तो आंसर इस तरह से होगा, विच न्यूज़पेपर इज रेड बाय यू। यहां पर एक छोटा सा फन फैक्ट है, हम इसे रीड नहीं पढ़ने वाले, रेड पढ़ेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाएगा। इस तरह से होता है कि रीड, रेड, रेड। क्योंकि हमारे एक्टिव सेंटेंस में डू का यूज हुआ था, इसलिए हमारे आंसर में इज का इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिए, कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम रीड और रेड रेड क्योंकि स्पेलिंग सेम होती है, कैसे पहचानेंगे कि वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड या थर्ड। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा रहा है तो आप उसे रीड या रेड V1 या V2 समझ सकते हैं, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कंफर्म्ड। एक और एग्जांपल, डज शी डू हर ड्यूटी। यहां पर गौर करना है कि डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, जबकि दूसरा डू यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। आंसर इस तरह से होगा, इज हर ड्यूटी डन बाय हर। इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पता चलता है कि वीडियोस बच्चे पूरा नहीं देखते। मेरे वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों को वीडियो पूरा देखने का कहे, साथ ही साथ इसमें दी गई मालूमात को अपनी नोटबुक में ज़रूर दर्ज करना है। मैं नूरुल हुदा कुरैशी इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।